हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान साहित्यकार श्री विजय कुमार शर्मा जी हैं। विजय कुमार शर्मा जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो सभी क्षेत्रों में अपना एक वर्चस्व रखते हैं, चाहे समाज सेवा हो, चाहे साहित्यिक सेवा हो या अन्य कोई भी सेवा, इनमें इनकी बड़ी रुचि है। साहित्य लेखन भी इनका एक बहुत रुचिकर क्षेत्र रहा है। बचपन से ही इनका हर क्षेत्र में, हर गतिविधियों में भाग लेने का इनका चाव रहा है। आज इनसे हम रूबरू होंगे। आइए बात करते हैं विजय कुमार शर्मा जी से। विजय कुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। विजय कुमार जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और किस सेवा से आप जुड़े रहे और कब आपने ये साहित्यिक सृजन का क्षेत्र चुना, बताएं। मैं विजय कुमार शर्मा इंदौर का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म भी इंदौर में हुआ है। मैं होलकर साइंस कॉलेज, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर से पढ़ा हुआ हूँ और यहाँ पर BSCL श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स में जी जॉइंट मैनेजर के पद से विगत वर्ष सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और जहाँ तक साहित्यिक रुझान की बात है तो वो तो मुझे विरासत में मिली है। जी मेरे पिताश्री हिंदी और अंग्रेजी के व्याख्याता रहे, तो हिंदी के सारे साहित्यकारों को पढ़ने से पहले मैंने उनसे सुना जी। और मेरी माताजी, जो कि मतलब खुद भी हिंदी की एक विख्यात शिक्षिका थी, जी जी, उन्होंने मुझे बचपन से ही घुट्टी में कई साहित्यकारों के बारे में बताया। बहुत बढ़िया। अंग्रेजी के शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, किट्स वगैरह, इन सब की काफ़ी चीज़ें सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में कई वाद विवाद और ये बाल दिवस, तुलसी जयंती, तिलक जयंती, डिबेट्स वगैरह, विद्यालयीन, अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिताओं में हमेशा प्रथम स्थान पाया। बहुत बढ़िया। ये सब मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। इसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो वहाँ पर दैनिक भास्कर अखबार निकलता था। मैंने उसमें आह और वाह करके एक व्यंग कॉलम हुआ करता था जी। उसमें मैंने व्यंग लिखना शुरू किया और प्रभु की कृपा से वहाँ भी सफलता मिली। नई दुनिया अखबार में पत्र संपादक के नाम में काफ़ी छपता रहा। उसके बाद जब मैं यहाँ पर नौकरी में आया तो यहाँ पर श्रीराम पत्रिका, हमारी जो विभागीय पत्रिका होती है, उसमें लिखता रहा और यहाँ पर भी मुझे काफ़ी अच्छा मतलब स्थान दिया गया जी। यहाँ के हमारे प्लांट डे वगैरह, ये जो भी प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम, सब में मुझे काफ़ी जगह संचालन का मौका दिया गया और इसके लिए मैं उन सबका बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। उसके बाद मैं कहानियाँ शुरू से ही पसंद करता रहा हूँ, पढ़ना भी और लिखना भी। तो मैं समय मिलते ही कहानियाँ लिखना शुरू करता था। कहानियाँ, फिर छोटी छोटी कहानियाँ, कविताएँ, छोटी छोटी कविताएँ भी लिखी। तो जब इन सारी कहानियों को मैं लिखता रहा, उस दौरान मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था कि इनको मैं किस तरह से क्या करूं और क्या नहीं करूं। बिल्कुल। तब हमारे एक स्वजातीय साहित्यकार मित्र मुझे मिले, श्री विजय जोशी, जो कि कथाकार और समीक्षक भी हैं। बहुत बढ़िया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। मैं उन्हें अपना साहित्यिक गुरु मानता हूँ। बहुत बढ़िया। उनके ही निर्देश से मैंने यहाँ पर अपनी पांडुलिपि राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर में भेजी। वहाँ के आर्थिक सहयोग से मेरा कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, फांस के नाम से है जी। फिलहाल मेरा यहाँ पर बाल कहानी संग्रह, बाल कविता संग्रह प्रकाशनार्थ है और उसके अलावा मैंने फिर लघु कथाएँ लिखना शुरू की जी जी। मैंने करीब 180 लघु कथाएँ लिख के एक किताब तैयार की और शीघ्र ही वो प्रकाशन में आएगी जी। तो इस तरह से मेरा साहित्यिक सफ़र चलता रहा जी। इसके अलावा मेरा शुरू से समाज सेवा में काफ़ी रुझान रहा है। मैं सन 90 में जब यहाँ कोटा आया तब मैं उदयपुर गया था। वहाँ मैंने नारायण सेवा संस्थान को देखा। तब से मेरे मन में बड़ा वो हुआ। यहाँ पर कर्णी नगर विकास समिति के आश्रय और श्रद्धा भवन से जुड़ा हुआ हूँ
उसके अलावा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के बाहर एक ओम साई सेवा समिति है, जी, उसका मेंबर हूँ। वहाँ पर हम लोग सुबह 250 लोगों को और शाम को करीब 100 से 125 लोग वहाँ पर जो मरीज के अटेंडेंट होते हैं भोजन करते हैं। उसके अलावा वहाँ पर मोक्ष रथ की व्यवस्था है, किसी का भी फ़ोन आता है हम वहाँ पर मोक्ष रथ भिजवाते हैं, निःशुल्क दवाइयाँ प्रोवाइड करवाते हैं, और यदि किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो वो भी देते हैं। और इसके अतिरिक्त तो मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर कुलवंत गौड़, जो कि शाइन इंडिया फाउंडेशन से हैं, तो वो मेरे मित्र होने के कारण उन्होंने मुझको उसमें शाइन इंडिया फाउंडेशन में भी जोड़ रखा है, तो समय समय पे हम नेत्रदान के लिए भी काम करते रहते हैं। जी। विजय कुमार शर्मा जी, जब पहली बार आपकी रचनाएं या व्यंग्य किसी बड़े अखबार में छपे तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? अरे साहब, उस समय तो बिल्कुल ऐसा लगा कि 7वें आसमान पे पहुंच गए। जी। क्योंकि क्या हुआ, स्टूडेंट लाइफ में पैसा बहुत मायने रखता है साहब। जी जी। उस समय मुझे पहला जो व्यंग छपा उसमें 75 रुपये प्राप्त हुए थे भास्कर से, जी, चेक के माध्यम से। वो 75 रुपये मेरे लिए आज भी उतना ही मायने रखते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा सम्मान मिला हो। बिल्कुल। उसके बाद कई पुरस्कार वगैरह मिलते रहे किए, पर वो 75 रुपये आज भी मैं नहीं भूलता हूँ। जी। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत मतलब रोमांचक दिन था। जी। विजय कुमार जी, आपके जो साहित्य सृजन आपने शुरू किया, जी, तो प्रेरणा स्रोत कौन रहे जब से आपने लिखना शुरू किया था? लिखना शुरू किया तब मैंने शुरू में तो मेरे माता पिता का इन्फ्लुएंस तो था ही मेरे ऊपर। जी जी। उसके अलावा इंदौर के कुछ साहित्यकार थे, प्रदीप काले जी वगैरह, ये वो। जी। फिर जब मैं कोटा में आ गया तो फिर मैं कुछ अकेला सा फील करने लगा। फिर यहाँ पर श्री जितेंद्र जी निर्मोही, इधर श्री विजय जोशी जी, रामेश्वर भैया रामू जी, मेरे चाचा जी, खुद डॉक्टर कृष्ण मोहन शर्मा मंजुल जी थे जी। विज्ञान नगर में, अब वो नहीं रहे हैं। वो खुद भी काफ़ी अच्छे कवि रहे हैं। और उसके अलावा हेमराज हेम, और इस तरह के काफ़ी लोगों से मतलब मैं प्रभावित हूँ, और वो मेरे काफ़ी मतलब इस साहित्य के क्षेत्र में मेरी मदद करते हैं। जी। विजय कुमार जी, जब आपने अपनी पांडुलिपि तैयार कराई, जी, तो पहले आप तो काफ़ी वर्षों से लिखते आ रहे हैं, जी। तो ऐसा कभी मन में विचार नहीं आया कि मेरी पुस्तक भी जल्दी प्रकाशन में जनता के सामने जाए, समाज के सामने जाए? सर, मैं केमिकल प्लांट में काम करता था। जी जी। तो वहाँ के माहौल में साहित्य का मतलब थोड़ा सा लैकिंग रहा। जी। क्योंकि वहाँ पर तो पूरी तरह से हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, और जी। उसके अलावा जब शाम को रात को समय मिलता तो मन छटपटाता था कि कुछ किया जाए, कुछ करें, पर क्या करें, परिवार को भी समय देना है, वहाँ पर अपने कार्य के प्रति भी निष्ठा पूरी के साथ काम करना है। तो अब ऐसे में मैं कहाँ किताब छपवाने जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कोई गाइडेंस नहीं था। जी जी, बहुत। तो वो तो ईश्वरीय प्रेरणा से मुझे मतलब अपने समाज के स्वजाति जी जी और साहित्यकार मित्र विजय जोशी जी मिल गए, जिन्होंने मुझे मतलब इस साहित्य के पथ पे बिल्कुल अग्रसर कर दिया, और अब मैं तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। विजय कुमार जी, आपने साहित्य जो सृजन आपका किन किन विधाओं में लिखा, और अब कितना लिखने जा रहे हैं? सर, मैं पहले तो छोटे छोटे पत्र संपादक से शुरू किया, फिर व्यंग लिखता रहा, फिर व्यंग से मेरे को लगा कि व्यंग कुछ मतलब सिर्फ हास्य से ज़िंदगी वो नहीं होती है, तो कुछ गंभीर कहानियाँ लिखना शुरू की। फिर कहानियाँ, ऐसा लगा कि बड़ी बड़ी कहानियाँ सब लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। फिर लघु कथाओं में लिखना शुरू किया, लघु कथाएँ काफ़ी लिखी, कई साहित्यकारों को पढ़ा, तो ये देखा कि वो सब विधाओं में काम करते हैं, पर ये कि एक समय में एक ही विधा में कुछ अचीवमेंट लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। वही सोच के मैंने अपनी बड़ी बड़ी लंबी कहानियाँ सब इकट्ठी करके और पांडुलिपि के रूप में तैयार की। तब फिर मुझे मतलब मार्गदर्शन मिला, और वो मैंने उदयपुर अकादमी में भेजी थी, जो कि मतलब पहली बार में आर्थिक सहयोग के लिए चयनित भी हो गई। मुझे 10,000 रुपये का आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ, मेरी किताब छपी, और मैं अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ इस बात के लिए, और विजय जोशी जी का, जिन्होंने मतलब मेरे को इसके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस किया। जी। विजय कुमार जी, आपने जो काव्य संकलन भी किया, यानी कविताएं भी लिखी आपने, बिल्कुल। तो कितनी कविताएं आप अब तक लिख चुके हैं?
मैंने करीब करीब 80 कविताएं लिखी हैं अभी तक। जी। तो उनमें क्या अलग, जैसे कि संगीत में सुबह का राग अलग, दिन का अलग, शाम का अलग, रात का होता है, जी। वैसे ही हमारे मानव मन का भी अलग अलग समय पे अलग अलग, जैसे मूड कह सकते हैं। जी जी। मूड वाली बात होती है, तो जैसा मूड है वैसी कविता आ जाती है। बहुत बढ़िया। कोई काव्य रचना हो, आपने लेख से हटकर भी एक कविता रचित की है बुजुर्गों पे। जी हाँ, वो तो वह क्या है उसका? वो मेरा ज़िंदगी का बड़ा रोमांचक घटना है सर जी। तो क्या हुआ था कि मैं मतलब अपने कुछ कवि मित्रों के बीच में बैठता, तो वो लोग सब कोई नारी सौंदर्य पे, तो कोई बच्चों पे, तो कोई माता पे, कोई पिता पे, कोई सैनिकों पे, इन पे कविताएं सुनाते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं जब वृद्धाश्रम वगैरह यहाँ पर मैं अपने कुछ मित्रों को लेके गया, जी जी, तो कुछ वृद्ध लोगों ने कहा कि क्या हम लोगों के लिए भी साहित्य में आपके पास कोई जगह है, या हम बेबस और लाचार ही रहेंगे? जी जी। उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, और मैंने कहा कि आप अभी रुको। और मैंने मतलब बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए जी जी, पर मैंने अगले 20 मिनट के अंदर एक कविता मैंने तैयार की थी, जिसमें मैंने उनको महिमा मंडित करने की कोशिश की जी, जिसमें उनको मतलब एक मोटिवेशन दिया कि मतलब वो लोग व्यर्थ नहीं है। जी जी, वो जैसे हम लोग रिटायर हो गए तो हम रिटायर नहीं, हम रिटायर्ड हो गए हैं। बिल्कुल। हम जिंदगी की दूसरी पारी, हम ओल्ड नहीं, हम गोल्ड हैं। वो साबित करने की कोशिश की उस कविता में। बिल्कुल। वो रचना हो आपके पास, सुनाइए आप। जी। कविता का शीर्षक है हम सब बरगद हो चले। बरगद का वृक्ष जो होता है वो एक परिवार, मतलब एक वट वृक्ष की तरह काफ़ी बड़ा, लंबा चौड़ा, मतलब सबको अपने अंदर समेटे हुए होता है। तो उन बुजुर्गों को देख के मुझे बरगद की तरह ध्यान आया और मैंने इस तरह से लिखा। जी। कल ही तो प्रस्फुटित हो झांका था अंकुर, कल ही तो प्रस्फुटित हो झांका था अंकुर, कल ही तो शाखों पर आई थी तरुणाई, कल ही तो उषा काल में नौ पल्लवों पर मोती सी जो ओस थी छाई। ये हमारी बचपन और जवानी का वर्णन। अब आगे देखिए। खिलते बचपन और यौवन से अब हम विदा ले चले, अब तो हम सब बरगद हो चले। वाह। छोटे छोटे बिखरे ज्योति पुंज से, जीवन में हम अलग अलग जब अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, छोटे छोटी जगह टक्करें खाकर इस तरह से करके हम सीखते हैं, तो उसके बारे में लिखा है मैंने। बिल्कुल। छोटे छोटे बिखरे बिखरे ज्योति पुंज से ज्वाजल्यमान नक्षत्र हो चले, कुछ देर ठहर पेड़ों की शाखों से हम बरगद हो चले। अब तो हम बरगद हो चले। बहुत बड़ा। अब आगे देखिए कि वृद्धावस्था में क्या होता है, हमारी नेत्र ज्योति क्षीण हो गई। जी जी जी। कुछ के बाल उड़ गए, खत्म हो गए, कुछ के बाल सफेद हो गए। जी। नेत्र ज्योति हुई क्षीण, नेत्र ज्योति हुई क्षीण, पर ज्ञान चक्षु हुए तीक्ष्ण। अनुभवों की खान हो जाते हैं बुजुर्ग लोग। नेत्र ज्योति हुई क्षीण, पर ज्ञान चक्षु हुए तीक्ष्ण। केशों पर बिछ आई श्वेत हिम चदरिया, जो आसमान में छितराई और छाई बदरिया। धूप छांव से शिकवों के बादल भी अब तो बरस चले, अब हम सब बरगद हो चले। चंचल मन के उच्छृंखल दरिया भी, बचपन और जवानी में कई हमसे गलतियां, उच्छृंखलताएं होती है जी। चंचल मन के उच्छृंखल दरिया भी, वह सागर में मिल हो गुरु गंभीर चले, अब तो हम सब बरगद हो चले। अब हम सबके मतलब योग क्षेम की, सबकी परिवार की चिंता करते हैं, समाज की चिंता करते हैं, तो उसके लिए सबके योग क्षेम की करते चिंता, बरगद की छांवों से देते हर पथिक को विश्राम चले। अक्षय वट से बन देते हम, अक्षय वट से बन देते हम, सबको जीवन का वरदान चले, अब तो हम सब बरगद हो चले। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रचना विजय कुमार जी आपने सुनाई। और लीक सेट कर ये चीज़, क्योंकि हर कवि कोई सौंदर्य जोश सब पे लिखता है, आपने एक बुजुर्गों पे बहुत अच्छी रचना दर्शकों तक पहुंचाई। विजय कुमार शर्मा जी, आपका जो कहानी संग्रह है 5 नाम, तो इसमें जो आपने कविताएं कहानियाँ लिखी, तो उसमें समाज के लिए क्या संदेश उसमें
रखा है? इस कहानी संग्रह में मैंने रक्तदान के ऊपर और मतलब कई, जैसे एक कहानी लिखी है मैंने प्रायश्चित जी। उसमें रक्तदान के ऊपर, ऐसे ही एक अनाथ आश्रम के ऊपर और एक मतलब सेना के ऊपर, इस तरह की कहानियाँ लिखी है जी। और ये एक जो फांस कहानी जो मैंने शीर्षक दिया है जी। वो मतलब आप हम सब के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो हमें मतलब हमेशा टीस देती है, हमेशा जी। फांस की तरह चुभती रहती है। बिल्कुल। तो जब तक हम उस चीज़ का मतलब निकाल नहीं कर लेते हैं वो हमें हमेशा परेशान करती रहती है। तो इस घटना में एक व्यक्ति होता है, उससे गलती से गोली चल जाती है और उसका भाई घायल हो जाता है जी। अब वो चूँकि गांव में रहते हैं तो वो उसका इलाज नहीं करवा पाते और वो हमेशा के लिए अपंग हो जाता है जी। तो उस घटना का इस कहानी के नायक के ऊपर ये फर्क पड़ता है कि वो एक बहुत प्रशिक्षित और बहुत विख्यात सर्जन बन जाता है जी। और उसने हजारों ऑपरेशंस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट करके देता है। और तो एक जब उसका स्वागत सम्मान होता है, तब जब सब लोग उसके स्वागत के लिए मतलब स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो रोने लगता है। तब वो पत्रकार वगैरह पूछते हैं आप रो क्यों रहे हो? तो बोले आज मेरे मन की फांस निकल गई है, मैंने अपने भाई के प्रति जो अपराध किया था जी वो मैं आज ऐसा लग रहा है कि आज उसका मतलब मैंने चुकारा कर दिया है जी। तो ये मेरी किताब फांस का शीर्षक का वो था और बाकी इस तरह की कई कहानियाँ उसके अंदर। जी जी, बहुत बढ़िया। विजय कुमार शर्मा जी, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा किशोर कुमार की आवाज़ में गाना भी गुनगुनाते हो। जी जी। कोई एक गाना हो? अवश्य। बिल्कुल सुनाइए। बचपन से मैं मतलब साहित्य का तो शौकीन रहा हूँ, पर श्री नीरज गोपाल दास नीरज कवि साहब को काफ़ी सुनता रहा हूँ और पढ़ता रहा हूँ जी। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है जी। तो उनके गानों को मैं पढ़ता था, पर पता चला कि इन गानों को किशोर कुमार की आवाज़ों में गाया गया है, तो मैं किशोर कुमार से भी काफ़ी प्रभावित हुआ। बहुत बढ़िया। और फिर उनके गीतों को मैं मतलब प्राइमरी स्कूल से मतलब लिरिक्स पहले याद करता और उसके बाद पूरे गानों को मैं पूरे गाने गाया करता। जी जी। तो स्कूल में और कॉलेज में होता था कि जब फ्री पीरियड होता जी, जो फ्री टाइम होता है, तो उसमें मेरे को खड़ा कर दिया जाता फिलर की तरह, फिलर की तरह इस्तेमाल जी। फिर ये यहाँ पर जब मैं श्री राम में आया तो यहाँ पर भी यही चला जी जी। और आज भी समाज में या कहीं पर भी संस्थाओं में दोस्तों के बीच बैठते हैं तो सबसे पहले विजय शर्मा जी आइए किशोर कुमार का गाना सुना दीजिए। तो मैं ये प्रभु की कृपा को मानता हूँ। तो मैं आपको किशोर कुमार का एक गीत जिसे नीरज ने लिखा है, बिल्कुल, और मैं आपको ये सुनाना चाहूँगा। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से हर पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। इस गाने का सौंदर्य देखिए जी। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सांसों की सरगम धड़कन की बीना। बहुत सुंदर गाना। और सबसे बढ़िया अच्छी बात तो यह है कि जो एक साहित्यकार नीरज जी की जो लिखा गीत किशोर कुमार ने गाया और वह आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। बहुत अच्छा आपने इस गीत के माध्यम से संदेश दिया, बहुत अच्छी बात है। विजय कुमार जी, आगे क्या आपका साहित्य सृजन अनवरत जारी रहेगा, क्या मानते हैं आप? जी सर,
अब मेरा तो ज़िंदगी का उद्देश्य है कि जब तक जीऊँ लगातार लिखता रहूँ जी और कोशिश ये रहेगी कि मतलब समाज सेवा के प्रक्रम उस मेरे साहित्य में आए तो ज़्यादा अच्छा है, जी ताकि लोगों को ये संदेश मिले कि मतलब हमें किस तरह से समाज, मतलब हमारे लिए तो हम सब करते ही हैं, जी जी मगर हमें समाज के लिए, दूसरों के लिए भी मतलब अपने विज़न को ब्रॉड करना है। बिल्कुल उसके ऊपर मैंने एक कविता भी लिखी है और मैं उस कविता को सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल सुनाइए। मतलब क्या होता है कि आदमी मोह माया वगैरह ये वो सब बिल्कुल। करता है, करना चाहिए, गलत भी नहीं है, मगर अपने उस विज़न को यदि हम ब्रॉड कर दें, बिल्कुल मतलब प्रेम करें हम, एक तो ये कि हम कुछ निजी लोगों से प्रेम करें और ये कि काफ़ी हम सबसे प्रेम करें, जिसे हम अनकंडीशनल लव कहते हैं, जी है ना, बिना किसी शर्त के हम सबसे प्रेम करें तो ये दुनिया कितनी अच्छी हो सकती है। बिल्कुल। उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। सुनाइए। अपने मोह के रूप बदल, मत कर मोह तुच्छ सपनों का, छोड़ भेद पराए अपनों का, रूप बदल स्वरूप बदल, बहुत बढ़िया। अपने मोह के रूप बदल, झूठी प्रीत जरा जमी और रिश्तों की, थोथी माया मणिमुक्ता ओ कंचन की, रे मन निर्मोही भी मत बन। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये सब छोड़ मत दो, जी आपको करना है मगर आपका विजन बड़ा करना है। रे मन निर्मोही भी मत बन, विस्तृत नवसा कर निज हृदय पटल, अपने मोह के रूप बदल। वाह। कि अब सवाल ये आता है कि आपने कह दिया कि अपने मोह का रूप बदल, तो मैं किस तरह से बदलूं? जी उसका जवाब इस कविता में ये है। चिर अमर होती यादें बलिदानों की, रानी झांसी वीर शिवा और राणा की, मातृभूमि पर करते न्योछावर शीश, दुनिया उन वीरों को कर याद, युग युग देती आशीष। मन मन बन जा मन का वीरों की माला का, बन हिस्सा भारत माँ की विजय पताका का, सुन रणभेरी युद्ध भूमि की, सीना ताने चल, याद करेगा तुझको आने वाला कल। वाह। अपने मोह के रूप बदल, अपने मोह के रूप बदल। बहुत बढ़िया विजय कुमार जी, बहुत अच्छी कविता आपने दर्शकों तक सुनाई। जी। जो आपने जो अपनी कविताएं संकलित की है, जी। तो इसमें समाज के लिए आपने क्या, युवाओं के लिए क्या लिखा उसमें? युवाओं के लिए भी मैंने मतलब काफ़ी कुछ लिखने की कोशिश की है, जी। और उसके ऊपर भी यदि एक कविता बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए 4 लाइन। जी जी। हो मुसीबतें कश्मीर में युद्ध के आतंकवाद की, चाहे आई हो लाखों लहरें सुनामी सागर सम्राट की, देखे जल विप्लन बिहार असम बंगाल के तट के, बहुत बार जेले कच्छ गुजरात में भूकंप के झटके, देखो भारत माँ के वीर सपूतों के, कदम नहीं है फिर भी कभी भटके, अटल अचल हो अगर इरादे। युवाओं के लिए संदेश है। बिल्कुल। अटल अचल हो अगर इरादे, हो कर्मठ सपना नहीं कोरे वादे, तब मानव हिमगिरी को छू सकता है, प्रस्तर पर मूरत गढ़ सकता है, जग के हर प्रलय को सहकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। माटी में जब गिरे पसीना, श्रम का उर्वरा खाद सा, खिले उत्पादन के फूल, मिले सफलता का रास्ता। बहुत बढ़िया। पानी की बूंदें सीप में गिर जो बन जाती है मोती, मेहनत और लगन से उपजे उत्पादन के मोती। करें उत्पादन रहें सुरक्षित, करें उत्पादन रहें सुरक्षित, रखें पर्यावरण का ध्यान, होगी कीमत श्रम की, जग में कहलाएंगे तब हम महान। वाह वाह, बहुत बढ़िया विजय कुमार जी। युवाओं के लिए आपने जो रचना से संदेश दिया बहुत ही बेहतरीन है। विजय कुमार शर्मा जी, जब आप यहाँ कोटा में आए इंदौर से, जी जी, तो उस समय भाई साहित्य सृजन तो आपका एक पसंदीदा विषय था। जी। तो काव्य गोष्ठियों में भी समय मिलता हो तो होगा, तब जाते होंगे आप? मेरा किसी से परिचय नहीं था जी। और चूंकि
केमिकल प्लांट में होने की वजह से जी। पूरा एक बैकग्राउंड अलग था। सराउंडिंग जो मित्र मंडली वगैरह थी वो भी सब फैक्ट्रीज के लोग थे। जी धीरे धीरे यहाँ पर रहते रहते परिचय बढ़ने लगा और बहुत लंबे समय के बाद में मैं साहित्य जगत में जी मतलब काफ़ी लोगों से परिचय हुआ। और उसके बाद अब तो नियमित रूप से सभी साहित्यिक कार्यक्रमों में मेरा जाना होता है। जी जी अभी यहाँ पर लाइब्रेरी में ये जो बिल्कुल ग्रंथालय है, जी जी वहाँ पर मिस्टर दीपक श्रीवास्तव हैं, जी शशि जैन जी हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी मदद की है, काफ़ी जी। किताबें वगैरह देना करना। जी जी और वहाँ पर रंगनाथन हॉल जो है जी उसमें काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स होते रहते हैं बिल्कुल और कई किताबों के विमोचन, और इसी तरह से कबीर पारक संस्थान है, यहाँ पर किताबों के विमोचन होते हैं। जी जी तो या फिर वहाँ पर रोटरी बिनानी में जैसे जगदीश विमल गुलकंद जी जी उनकी बिल्कुल वो हुआ था, जैन मनाई गई थी, जी। तो उस समय पे भी हम वहाँ पर थे। तो इस तरह से साहित्य के कार्यक्रमों में हम लोग जाते रहे हैं। जी तो उससे एक साहित्यिक जगत में एक परिचय का सोपान भी बढ़ा जी और नए नए लोगों से परिचय और नए नए लोगों से काफ़ी सीखने मिला। बिल्कुल। जब तक आप नौकरी में थे तो एक बंदिश सी थी, लेकिन अब खुलापन सामने आया है, क्योंकि हाड़ौती में या शहर में बहुत अच्छे साहित्यकार हैं जो काफ़ी लिख चुके हैं और उनका काफ़ी साहित्य समाज के सामने आ चुका। जी। आपकी कोई बड़ी उपलब्धि रही हो, जैसे कोई पुरस्कार वगैरह आपको मिले हों, आप दर्शकों को साझा करें। जी जी। पुरस्कार मुझे मतलब मैंने यहाँ पे जब विभागीय प्रतियोगिताओं वगैरह में भाग लेता था तो वहाँ मुझे मिलते ही थे। जी जी उनका तो उल्लेख करना मतलब कोई विशेष ज़्यादा मायने नहीं रखता, जी क्योंकि मतलब वहाँ पर तो सिर्फ अंधों में काना राजा वाली बात होती है, जी जी क्योंकि वहाँ पर सराउंडिंग माहौल साहित्य का नहीं बिल्कुल था। जी जी तो वो क्या होता है कि कुछ ही लोग हैं तो उन्हें तो मिलना ही है पुरस्कार। और बिल्कुल। उसके बाहर जहाँ जहाँ साहित्यिक प्रोग्राम वगैरह में जहाँ पे जाने लगा वहाँ पर जैसे एक रिकॉग्नाइजेशन हुआ तो काफ़ी अच्छा लगने लगा। अभी जैसे मैंने एक कहानी लिखी थी नज़रिया, जी तो मुझे आकाशवाणी कोटा पर बुलाया गया यहाँ पर, और मेरे नज़रिया कहानी का विगत वर्ष ही जुलाई में प्रसारण हुआ था, 17 जुलाई। जी 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 है ना। उसके अलावा यहाँ पर गुजरगोट ब्राह्मण समाज ने मेरा सम्मान किया साहित्यकार की तरह, जी और भी कई पुरस्कार हैं। और उसके अलावा साहित्य अकादमी ने तो मुझे मतलब इन पुरस्कारों की सबसे बड़ा श्रृंखला बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो ये मेरी एक किताब जो है ये मैंने इस साहित्य अकादमी के सहयोग से ही प्रकाशित की है। जी जी इसमें बहुत इन्होंने बढ़िया, मुझे 10,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया था। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे साथ समाज सेवी व साहित्यकार विजय कुमार शर्मा जी। विजय कुमार शर्मा जी ने जो इनके कृति 5 व कहानियों के रूप में समाज को सौंपी है, उसमें समाज में क्या विफलताएं या क्या कुरीतियाँ हैं उसके बारे में एक संदेश ये पुस्तक देती है। और साथ ही इनकी जो काव्य यात्रा है, कहानियों की एक पुस्तक भी शीघ्र आने वाली है, प्रकाशाधीन है, और जल्दी ही ये इनका जो साहित्य सृजन है वह अनवरत जारी रहेगा, ऐसा इनका मानना है। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।